बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे, रतन और राजू। दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि पूरे गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनमें से राजू गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, जबकि रतन अपनी आजीविका कमाने के लिए अक्सर गांव से बाहर दूसरे नगर में जाया करता था। आसपास के सभी लोगों को यही मालूम था कि रतन एक नगर से सामान खरीदकर दूसरे नगर में बेचता है, जिसके लिए उसे कई बार कई दिनों तक गांव से बाहर रहना पड़ता है। परंतु असल बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके दोस्त राजू के, और सच यह था कि रतन एक चोर था। रतन का एक सिद्धांत था, वह कभी भी अपने नगर में चोरी नहीं करता था, बल्कि दूसरे नगरों में जाकर चोरी करता था। इसीलिए वह कई दिनों तक अपने गांव वापस नहीं लौटता था। परंतु रतन की इस सच्चाई से सभी गांव वाले अनजान थे। रतन इतना शातिर चोर था कि आज तक उसकी चोरी कभी पकड़ में नहीं आई थी। इसका कारण यह था कि रतन पशु पक्षियों की भाषा समझता था। वह हर बार आसानी से चोरी कर लेता था। रतन का दोस्त राजू, जो कि सब कुछ जानता था, उसने कई बार अपने दोस्त रतन को चोरी छोड़ देने के लिए कहा, परंतु रतन ने उसकी बात कभी नहीं मानी, बल्कि वह तो कहता कि यार राजू, तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। राजू को रतन का चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु अपनी बचपन की दोस्ती के कारण उसने कभी भी किसी को यह राज की बात नहीं बताई। इस प्रकार रतन और राजू अपनी दोस्ती को अच्छे से निभा रहे थे। राजू की एक बहन थी चंद्रिका, जो अब जवान हो चुकी थी और उसका रिश्ता तय हो चुका था। शादी की तारीख निश्चित हो चुकी थी। शादी की तारीख आने में सिर्फ 15 दिन ही बच रहे थे, परंतु राजू, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपनी बहन की शादी ठीक से कर सके। अब तो उसे इसी बात की चिंता सता रही थी कि 15 दिन बाद किस तरह से वह अपनी बहन की शादी में बारातियों का स्वागत करेगा, किस प्रकार बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करेगा। वह सहायता के लिए अपने कई रिश्तेदारों के पास गया, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता ना करी। सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया। 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार आ गया। पूरा नगर दीपों की झिलमिल रोशनी से जगमगा रहा था। आसमान में पटाखों की आवाज गूंज रही थी और हर चेहरे पर खुशी की चमक थी। लेकिन उसी रोशनी से भरे नगर में एक घर ऐसा भी था जहां अंधेरा पसरा हुआ था। वह था राजू का घर। राजू के घर ना दिए जले थे, ना हंसी की कोई गूंज थी और ना ही कोई खुशी। कारण था उसकी बहन चंद्रिका की शादी की चिंता, जो उसे भीतर तक खाए जा रही थी। इधर रतन, जो पूरे मोहल्ले में सभी को दीपावली की बधाई दे रहा था, आखिर में वह अपने दोस्त राजू के घर भी पहुंचा। लेकिन वहां का माहौल देखकर वह हैरान रह गया। राजू और चंद्रिका दोनों चुपचाप बैठे थे। रतन ने कुछ पल चुप रहकर सब समझने की कोशिश की, फिर आगे बढ़कर बोला, क्या बात है भाई राजू, आज तो दीपावली है, सब खुश हैं, और तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? राजू कहने लगा, क्या बताऊं भाई, अब तो तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन चंद्रिका का रिश्ता तय हो चुका है। 11 दिन बाद देवअठनी 11 को उसकी शादी है, पर मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसकी शादी का इंतजाम ठीक से कर सकूं। यहां तक कि बारातियों को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों से सहायता मांगी, परंतु सब ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मुझे टाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। कैसे भी करके तुम मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दो। कुछ महीनों के बाद मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। रतन ने जवाब दिया, भाई चंद्रिका सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि मेरी भी बहन है। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम तो जानते ही हो कि मैं कभी अपने नगर में चोरी नहीं करता हूं, और दूसरे नगरों में चोरी करके लाने में महीनों तक लग जाते हैं, जबकि शादी की तारीख को सिर्फ 11 दिन ही बच रहे हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं? राजू कहने लगा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम क्या करोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिन के अंदर मुझे 5000 रुपये ला कर दो, नहीं तो चंद्रिका की बारात वापस लौट जाएगी। रतन कुछ पल तक चुप बैठा सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, भाई राजू, तू चिंता मत कर, मैं वादा करता हूं चंद्रिका की शादी के लिए पैसे की पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा, पर इसके लिए बस तुझे मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। राजू तुरंत घबरा गया, क्या चोरी? पर भाई, मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं। रतन ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, तुझे चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूं, बस मेरी थोड़ी मदद करनी होगी।
बाकी सब मैं देख लूंगा। चल मेरे साथ, चल चल, सब समझा दूंगा रास्ते में। फिर वह राजू को अपने साथ नगर की ओर ले जाता है। नगर में जाकर देखते हैं कि चारों ओर दीपों की जगमग रोशनी फैली हुई थी। महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर घर दियों से सजा था। सड़कों पर भीड़ थी, बच्चे पटाखे चला रहे थे और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। रतन और राजू भीड़ से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुक गए। दोनों धीरे धीरे फुसफुसाहट के साथ चोरी की योजना बनाने लगे। इधर नगर का राजा शत्रुजीत वेश बदलकर नगर में घूम रहा था। अक्सर जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा होता, तभी सम्राट शत्रुजीत अपने वैभवपूर्ण वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में मुख पर मिट्टी और धूल मलकर चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते थे। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई थका हारा किसान। वे नगर की गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सम्राट का हृदय विचलित हो उठता और फिर अगली सुबह जब वह राजसी पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते थे। आज रात भी दिवाली की रोशनी देखने के लिए सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में घूम रहे थे। चारों तरफ का दीपों की रोशनी, पटाखों की गंज से सम्राट शत्रुजीत का दिल खुशी से झूम उठा। वे नगर के नजारे देखकर वापस महल की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए। उन्होंने देखा कि एक कोने में दो व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। यह दोनों कोई और नहीं बल्कि रतन और राजू ही थे। शत्रुजीत छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। रतन ने धीरे से फुसफुसाया, हम दोनों नगर के सबसे अमीर आदमी सेठ गंगाधर के यहां चोरी करेंगे। जब सेठ जी अपने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन कर रहे होंगे, तू अनजान बनकर उन पर ध्यान रखना। मैं अपना काम निपटा लूंगा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है। किंतु प्रश्न यह था कि उन्हें ये हाथ कैसे पकड़ा जाए। सम्राट ने अब देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन दोनों के पास पहुंचे। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर राजू और रतन चौंक उठे। किंतु जब उन्होंने देखा कि वह एक थका हारा मैले कपड़ों वाला सामान्य व्यक्ति है तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तू कौन है बे और क्या लेना देना है हमसे? सम्राट हंसते हुए बोले, भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। कौन कहता है कि केवल तुम ही चोर हो इस नगर में? मैंने भी बहुत बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठी हुई है, नहीं तो इस वक्त किसी राजमहल में आराम कर रहा होता। यह सुनते ही राजू से रहा नहीं गया और वह बोला, पर भाई हम कोई चोर नहीं है, ये तो हमारी यहां पहली ही चोरी है। यह सुनते ही राजा सोचने लगा, यह इनकी पहली ही चोरी है और वह भी इस दीपावली के दिन। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? राजा ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। वह बोला, भाई, पहली चोरी और वह भी आज दीपावली की रात। आखिर इसकी क्या वजह है? राजू ने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं भाई, 11 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसका विवाह कर सकूं। बहुत कोशिश की पर कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। मजबूरी में मुझे अपने दोस्त रतन के साथ यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन यह बात मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? शायद इसीलिए कि दिल में बोझ था। उसे क्या पता था कि उसके सामने स्वयं राजा शत्रुजीत ही खड़े थे। अपनी असलियत छुपाए हुए राजा कहने लगे, क्या बताऊं भाइयों, मेरी भी हालत बहुत खराब है, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा हुआ सफर में तुम दोनों साथी मिल गए, क्यों ना हम साथ मिलकर चोरी करें? रतन राजा की बात से सहमत हो गया, पर राजू को डर लग रहा था। राजू को डरता हुआ देखकर उसे साथ लेकर जाना रतन को ठीक नहीं लगा। उसने राजू को घर वापस भेज दिया। राजू के जाने के बाद रतन राजा को अपनी असलियत बताते हुए कहा, सुन भाई, मैं तो एक चोर ही हूं, पर मैंने आज तक अपने नगर में कभी चोरी नहीं करी। मैं तो दूसरे नगरों में जाकर ही चोरी करता हूं,
लेकिन उसके लिए बहुत समय लग जाता है। आज मजबूरी में अपने नगर में चोरी कर रहा हूं। मुझे अपने नगर के बारे में कुछ नहीं पता। तू तो यही चोरी करता है। अब तू ही बता, आज कहां चोरी करने का इरादा है? राजा ने कहा, मैं आज रात वह सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूं। मुझे भी 200 रुपये की आवश्यकता है। जब रात हुई तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी दुकानदार अपने अपने घरों की तरफ चले गए थे। दीपों की रोशनी कम होने लगी थी। तब वे दोनों दुकान की ओर गए। रतन ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 200 रुपये अपने साथी के लिए और बाकी अपने लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत समझकर 200 रुपये दे दिए और फिर कुछ खाने के लिए उसने दुकान में पड़ी हुई बोरियों की ओर देखा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब से वह घर से चला था तब से लेकर अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। उसे सामने की बोरियों में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया। रतन ने सोचा कि शायद यह चीनी है। उसने मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल लिया, परंतु यह क्या? यह तो नमक था। उसने एकदम सब थूक दी। अचानक उसने अपने साथी से दिए हुए 200 रुपये वापस मांगे। जब राजा ने वह देने से इनकार कर दिया तो रतन ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और रुपए छीन लिया। उसने तिजोरी से निकाले हुए सारे पैसे वापस तिजोरी में डाल दिए और फिर दुकान बंद कर दी। राजा रतन की इन सभी हरकतों से बड़ा ही हैरान हुआ। एक तमाचा पड़ने के कारण बेचारा राजा चुपचाप उसके साथ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिया, ऐसा क्यों? रतन ने कहा, भाई, मैं भूखा था और दुकान में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक चीनी समझकर खा लिया, और जिसका नमक खाया हो उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं रुपए वापस तिजोरी में रख दिया। रतन चोर की बातें सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। सोचने लगा कि यह चोर कैसी ज्ञान की बातें कर रहा है। यह तो बड़ा ईमानदार चोर है। इसके बाद राजा ने रतन से कहा, अच्छा चलो अब किसी और जगह चोरी करते हैं। भाई, यह छोटा मोटा खजाना हम कब तक लूटते रहेंगे? क्यों ना आज हम कोई बड़ा माल चोरी करें? रतन ने कहा, पर भाई, उसके लिए क्या करना होगा? राजा ने कहा, चलो भाई, आज रात हम राजा का खजाना लूटते हैं। रतन ने कहा, भाई, वहां धन तो बहुत है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। राजा कहने लगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते मालूम हैं, क्योंकि मैं पहले राजा के महल में पहरेदार था। इसलिए अब हम आसानी से चोरी कर पाएंगे। असल बात तो यह थी कि राजा रतन को चोरी करते हुए हाथों पकड़ना चाहता था और साथ ही अपने पहरेदार को भी परखना चाहता था कि वे लोग सावधानी से पहरा देते हैं या नहीं। रतन राजा के साथ राजमहल की तरफ चल दिया। जब वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार गहरी नींद में सोए पड़े थे, जबकि एक कुत्ता पहरेदारी कर रहा था। कुत्ता उन्हें देखकर कुछ नहीं किया और उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि वह राजा को पहचान गया। राजा ने रतन को महल के सारे रास्ते बताए। रतन खजाने वाले कमरे तक पहुंचा और वह ताला तोड़ने लगा कि तभी एक पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने लगा। रतन ने राजा से कहा कि तुम यहीं पर बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। इस तरह राजा खजाने वाले कमरे के बाहर खड़ा हो गया और रतन कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद रतन ने खजाने से भरी हुई तिजोरी का ताला तोड़ दिया तो कुत्ता एक बार फिर से भौंका। उसकी आवाज सुनकर रतन ने एक बार जोर से अपना सिर हिलाया और कुछ धन अपने और 200 रुपये अपने साथी के निकाले। तभी एक बार फिर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। रतन ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा के पास जाकर उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपका चोर हूं और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे चोरी करते हुए हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए, मगर 5000 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए, नहीं तो उसकी बहन की शादी रुक जाएगी। राजा ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम कैसे जान गए कि मैं चोर नहीं बल्कि राजा हूं? रतन ने कहा, महाराज, जब मैं राजकोष का बाहरी ताला तोड़ रहा था तो पक्षी बोलने लगा और कुत्ता भौंकने लगा, और मैंने एक साधु से पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि प्राप्त करी थी। पक्षी कुत्ते को कह रहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमक हराम हो। कुत्ते ने जवाब दिया था, परंतु यहां पर तो चोर के साथ स्वयं राजा ही मिले हुए हैं। उस समय मुझे उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
जब पक्षी ने दोबारा यह बात कही तो कुत्ते ने फिर से वही जवाब दिया। तब भी मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, मगर जब तीसरी बार भी वह यही बात कहे तो मैं समझ गया कि आप स्वयं राजा ही हों। इसके बाद रतन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, कृपया करके 5,000 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे मुझे मंजूर है। राजा ने रतन को गिरफ्तार करने के बजाय उसे खुद अपने खजाने में चोरी करवाया और कहा कि वह यह सारा खजाना तुरंत अपने घर पर पहुंचा दे। साथ ही जाते जाते राजा ने रतन के घर का पता भी ठीक से नोट कर लिया। रतन के जाने के बाद राजा अपने कक्ष में गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। राजा मन ही मन सोच रहा था, यह आदमी भले ही चोर है, लेकिन इनके भीतर ऐसे गुण हैं जो मेरी सेना में किसी भी वीर सिपाही से कम नहीं। जो जानवरों की भाषा समझता है, वह मेरे हाथियों और घोड़ों की सेवा में क्यों नहीं लगाया जाए। यदि मैं इसे कारागार में डालता हूं तो इसके यह अनमोल गुण सड़ जाएंगे, लेकिन यदि मैं इसके गुणों को सही दिशा में लगाऊं तो यह चोर नहीं बल्कि मेरे हाथी और घोड़ों का रक्षक बन सकता है। यह निश्चय कर सम्राट सो जाता है। सुबह का सूरज निकला तो समूचे नगर में हलचल मच चुकी थी। एक खबर ने सबका चयन छीन लिया था, राजमहल के खजाने में चोरी। यह समाचार आग की तरह फैला और पूरे दरबार में बेचैनी फैल गई। मंत्री, सलाहकार और सेनापति सभी दरबार में एकत्र हुए। कोई कह रहा था कि यह कार्य किसी बाहरी गिरोह का है, नगर के बाहर से आए होंगे और चोरी कर भाग गए होंगे। एक से एक सुझाव दिए जा रहे थे, पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। वहीं सम्राट शत्रुजीत अपने सिंहासन पर बैठे शांति से यह सब सुनते रहे। अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और गूंजती हुई आवाज में बोले, मुझे भली भांति झांत है कि यह चोरी किसने की है और वह इस समय कहां है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें सम्राट की ओर टिक गईं। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या वास्तव में आपको चोर का पता है? सम्राट ने गंभीरता से कहा, हां, और उस चोर का नाम है रतन। सम्राट ने सिपाहियों को रतन का पता बताया और आदेश दिया कि तुरंत जाकर इसे पकड़ लाया जाए। थोड़ी ही देर में रतन चोर को दरबार में प्रस्तुत किया गया। अब वह भयभीत खड़ा था, यह सोचते हुए कि राजा ने खुद उसे चोरी करवाई थी और छोड़ भी दिया था, तो अब गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। सम्राट अभी भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ सिंहासन पर आसीन थे। फिर सम्राट ने कहा, इस चोर को पकड़ने का उद्देश्य इसे दंड देना नहीं है बल्कि कुछ और है। उन्होंने दरबारियों को रात की पूरी घटना सुनाई, कैसे वे स्वयं इस चोर के साथ गए, कैसे उसकी काबिलियत को पहचाना और कैसे उसका पता मालूम किया। रतन नजर झुकाए चुपचाप खड़ा था। सम्राट मुस्कुराए और बोले, रतन, तुम चोर अवश्य हो, परंतु तुम्हारे भीतर बहुत अनमोल गुण हैं। यदि इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो तुम न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हो बल्कि समूचे राज्य के लिए वरदान बन सकते हो। रतन हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मेरे दोस्त की बहन की शादी टूटने से बचा लिया है। आप हमारे लिए देवता से कम नहीं। आप जो काम मुझे सौंपेंगे, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ नगर की सेवा करूंगा। फिर सम्राट ने रतन को शाही अस्तबल का प्रमुख अधिकारी बनाया गया। कुछ समय बीत गया। समय के साथ रतन चोर सम्राट शत्रुजीत के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गया था, जो कभी चोरी के लिए बदनाम हुआ था। आज वह अपनी काबिलियत से राज्य का मजबूत स्तंभ बन चुका था। तो मित्रों, यह सत्य ही कहा गया है, मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। यह मायने नहीं रखता कि कोई कहां से चला है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह किस दिशा में जा रहा है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर अवश्य मिलता है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की। और जो व्यक्ति किसी के दोषों को नहीं बल्कि गुणों को देखकर उसे सही मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा नेता, सच्चा सम्राट होता।